56, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। क्या बताया गया? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कहेंगे किस आर्टिकल में है? तो कहेंगे 56 में। अच्छा, इतने सारे आर्टिकल है, याद नहीं होते, ऐसा लोग बोलते हैं, तो इसको ऐसे हम याद किए कि 5 और 6 लिखा है, यानी 5 या 6 साल ऐसे कार्यकाल होते हैं। लोकसभा 5 साल, राज्यसभा के 6 साल। तो जाहिर सी बात है 5 साल राष्ट्रपति, क्योंकि इनकी योग्यता होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने की, तभी ये राष्ट्रपति बन पाएंगे। इसीलिए इनका कार्यकाल किसमें है? 5 साल का होता है। और किस अनुच्छेद में है? 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अनुच्छेद देखेंगे 57, यानी अगला अनुच्छेद है सत्ता। 57 को पढ़ेंगे तो सत्ता, यानी सत्ता में फिर से आना, पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया है, यानी पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया इसमें। आप सभी मित्रों का मेरे चैनल एके रिसर्च एकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आज का सेशन जो पॉलिटिकल साइंस का है, जो है इंडियन का सबसे पावरफुल यूं कहें तो पोस्ट माना जाता है, और इस पोस्ट का नाम है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। अब चूंकि देखिए मेन चीज ये होता है इसमें, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट देखिए मेन बात है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब देयर आर मेनी डिफरेंसेस। क्योंकि वहां की चीजों से हमने तो संविधान में कुछ चीज कॉन्स्टिट्यूशन में एब्जॉर्ब किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत चीजें हमको डिफरेंस देखने को मिलती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये जो राष्ट्रपति का पद है, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि वहां का देखिए, वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, और वहां का सबसे जो पावरफुल पर्सन होता है यानी प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हमारे देश में ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान, यानी ये जो राष्ट्रपति हैं कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। यानी आर्टिकल 77 कहता है कि ये जितने भी कार्य होंगे शासन के, वो इनके नाम पर, कार्यपालिका के इनके नाम पर किए जाएंगे। सबसे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसीलिए यहां सबसे ज्यादा पावर अगर किसी को देखा जाए तो वो है पीएम। क्योंकि रिसेंट में देखिए चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है, और लोकसभा चुनाव में चूंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट की कि जो है आप ये शपथ दिलाना, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति करना, तो इसीलिए ये पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि जो राष्ट्रपति हैं आखिर इनकी नियुक्ति किस किस आर्टिकल में है, और इनकी नियुक्ति से संबंधित क्या क्या चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, और कितना कार्यावधि है, मतलब सारी चीजें कवर करने का प्रयास करेंगे। अब मेन चीज होती है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, देश के शासन को चलाने के 3 पहलू हैं। यानी 3 पहलुओं में पहला है, शासन व्यवस्था को अगर हम चलाएंगे तो व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। व्यवस्थापिका देश के शासन को चलाने के लिए पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। अब एक इसमें ये जानिए कि जो व्यवस्थापिका होता है इसका चीफ होता है पीएम, और जो कार्यपालिका होता है इसका होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। अब इसमें और जो न्यायपालिका का होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का सीजे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस यानी भारत का इसको कहा जाता है महान्यायवादी। अच्छा, मेन चीज इसमें होती है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कार्यपालिका को, तो सबसे पहले इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि यह जो है कार्यपालिका, जो है कार्यपालिका की शक्ति, टोटल कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। टोटल कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो महामहिम राष्ट्रपति में। उसके बाद क्या चीज देखना है कि ये जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, यानी सुप्रीम कमांडर, यानी कमांडर इन चीफ होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के। कौन? तो कहेंगे राष्ट्रपति। और कार्यपालिका के प्रधान कौन होता है?
राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो कहेंगे राष्ट्रपति हैं। और कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कहेंगे राष्ट्रपति होते हैं। और सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं के कौन होते हैं? तो कहेंगे राष्ट्रपति होते हैं। और आप देखे होंगे इनका पोस्ट इतना मायने रखता है कि पूरे भारत में बिना नंबर प्लेट की सिर्फ इनकी गाड़ी चलाई जा सकती है, ना कि प्रधानमंत्री तक का भी नहीं चलाया जा सकता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सारा पावर्स जो है प्रधानमंत्री को दिया गया है। अब मेन चीज होती है इनका कार्य क्या है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, और ये जो है मतलब भारत जैसे देश के लिए कितनी भूमिका निभाते हैं इसकी शासन व्यवस्था को चलाने में, ये देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इनकी नियुक्ति शुरू होती है आर्टिकल 52 से, यानी अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 में साफ साफ कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं वह कार्यपालिका के प्रधान होंगे। क्या होंगे? कार्यपालिका के प्रधान, कार्यपालिका के प्रधान होंगे। ठीक है, यानी 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कहा गया वह कार्यपालिका के प्रधान होंगे। 54 में क्या कह रहे हैं ये आर्टिकल 54 में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो आर्टिकल 53 में कहे कि वह कार्यपालिका का प्रधान होगा, चाहे वो कार्यपालिका की शक्ति का स्वयं प्रयोग करें चाहे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएं। उसके बाद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है कि इनका निर्वाचन मंडल कैसे बने। तो निर्वाचन मंडल के बारे में आपको पता है, राष्ट्रपति को जो लोग वोट देते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य, यही कंफ्यूजन, सदस्य नहीं निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और एक संविधान संशोधन 17वां किया गया, यानी 70वां किया गया। कब किया गया? 1995 में यह लागू हुआ था। इसमें कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो आप जान गए राष्ट्रपति को कौन कौन चुनेंगे। तो इसमें चुनेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 17वें संविधान संशोधन 1995 से यह लागू है कि दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य, दिल्ली प्लस पांडिचेरी के सदस्य, यानी ये सब भी वोट देंगे। अच्छा, अब मेन चीज बनती है, राष्ट्रपति का जब चुनाव कोई लड़ता है तो उसको 15,000 रुपए फीस देने पड़ते हैं। कितने? 15,000 जमानत राशि देनी पड़ती है। कितना? जमानत देना पड़ता है 15,000। और अगर वह टोटल वोट का 1/6% भी नहीं पाता तो उसकी जमानत जब्त मानी जाती है। यानी अगर 60 वोट टोटल है और अगर 10 भी नहीं पाया तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या इंटरेस्टेड चीजें हमको मिलेंगी, इनकी चुनाव की रीति। अच्छा, अब आगे चलेंगे क्योंकि आर्टिकल 54 देखें। अब आर्टिकल